अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप लोगों की कोई प्रीवियस लेक्चर से रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय classical, new classical and modern economists. Furthermore, we have also studied the types of economics, descriptive economics, theoretical economics and applied economics, and further we have also studied the concept of microeconomics and macroeconomics. Today we are going to start the next chapter, that is national income accounts. मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। Lectures contents are different concept of national income, real GDP versus nominal GDP, circular flow of national income. मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक है ये नेशनल इनकम अकाउंट्स, जो आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इनकम को डिफाइन करना चाहते हैं। व्हाट इज इनकम? इनकम बेसिकली इज द मनी अर्न और पेड एज अ रिवार्ड फॉर द रिसोर्स ओन। अगर आप किसी रिसोर्स के मालिक हैं तो उसका जो आपको रिवार्ड मिलता है, या आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर आपके पास रिसोर्स, ये भी एक रिसोर्स है ना, कि अगर आप लेबर प्रोवाइड करते हैं तो उसका आपको जो रिवार्ड मिलता है वो इनकम कहलाती है। अ वर्कर अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट। मतलब जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका जो रिवार्ड है वो आपकी इनकम बन जाता है। सो वी आर studying macroeconomics, so we will talk about the national income. जाहिर है अगर अकेली इनकम की बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल इनकम कंसीडर होगी, और अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक बनेगा, और उसमें पूरी कंट्री की इनकम जो है वो कंसीडर की जाएगी। सो नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट which comprises of goods and services produced by country for a particular period of time, usually a year. एक साल में जितनी भी आप कह लें कि कंट्री की इनकम कलेक्ट होती है, जितने भी कंट्री के सिटीजन हैं वो इनकम कलेक्ट करते हैं, अर्न करते हैं, अगर उनको आप एड अप कर दें तो इस तरीके से नेशनल इनकम हासिल हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टुकर, डिफाइंड नेशनल इनकम एज दैट टोटल इनकम अर्नड बाय रिसोर्सेज ओनर्स, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मतलब जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी मदद से जो इनके रिवार्ड्स हम अर्न करते हैं, अगर आप उनको एड अप कर दें तो नेशनल इनकम हासिल हो सकती है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट्स प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम नेशनल इनकम को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेरियस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। हम नेशनल इनकम के वेरियस कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अब उनको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाएंगी, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दी जाएंगी। है वो कंट्री की इनकम ही, कंट्री की इनकम है, डिफरेंट नेम्स दिए जाएंगे आपके सामने। अभी अब हम पढ़ते हैं तो उसी के अंदर ही नेशनल इनकम भी आ जाएगा कि कैसे नेशनल इनकम को हम डिराइव करते हैं। First concept of national income is GDP, gross domestic product. First concept of national income is GDP, that is gross domestic product. GDP is the final value of all goods and services produced within the boundaries of a country in a given year. एक साल में कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी फाइनल वैल्यूज को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। एक साल में कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी फाइनल वैल्यूज को अगर ऐड अप कर लें तो वो जीडीपी कहलाती है। फाइनल वैल्यू यहाँ पे कुछ इस डेफिनेशन में कुछ टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा।
जैसे फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज से मुराद ये है कि एक तो कमोडिटी जो है वो इंटरमीडिएट कमोडिटी नहीं होनी चाहिए बल्कि फाइनल कमोडिटी होनी चाहिए। इंटरमीडिएट कमोडिटी वो कमोडिटी होती है जिसे मजीद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होना होता है, या आप उसे ये कह लें कि इंटरमीडिएट कमोडिटी वो कमोडिटी है जिसे प्रोड्यूसर परचेज करता है। प्रोड्यूसर उसे परचेज करेगा, उसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करेगा, देन उसे जो है वो फाइनल कमोडिटी बनाकर जो है वो सेल करेगा। उसे इंटरमीडिएट कमोडिटी या प्राइमरी कमोडिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो उनकी प्राइसेस शामिल नहीं, यहाँ पे फाइनल कमोडिटी, जो फाइनल कमोडिटी जिसे कंज्यूमर परचेज करे वो फाइनल कमोडिटी कहलाएगी। जिसे कंज्यूमर परचेज करे वो फाइनल कमोडिटी कहलाएगी। और उस फाइनल कमोडिटी की रिटेल प्राइसेस, कौन सी प्राइसेस? रिटेल प्राइसेस, वो उनकी फाइनल वैल्यूज कहलाएंगी। उनको एड अप कर ले जाए एक साल के लिए तो वो जीडीपी कहलाएगी। सो यू कैन से दैट जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लोकेटेड विद इन द कंट्री। कंट्री के बाउंड्री के अंदर अंदर जो कुछ इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है उनकी फाइनल वैल्यूज को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है बेटा? कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझे ड्यूरिंग लेक्चर भी रोक कर पूछ सकता है। आप इरेज हैंड की ऑप्शन आती है, आप अपना हैंड रेज करें और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। जी फिजा अली, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? सर फाइनल कमोडिटी का बता दें एक दफा। फाइनल कमोडिटी से मुराद वो कमोडिटी है जिसे कंज्यूमर परचेज करे। बाज कमोडिटीज लाइक गाड़ी का टायर, गाड़ी का टायर, अब वो बताएं फाइनल कमोडिटी है कि इंटरमीडिएट कमोडिटी है? बताएं भी आप। एनीवन, कोई भी बता दे। जो गाड़ी का टायर है फाइनल कमोडिटी है। फाइनल कैसे फाइनल है? अगर उसे वो जो टोयोटा कंपनी वाला है वो परचेज करता है, उसे फिर गाड़ी में इस्तेमाल करके बना कर गाड़ी सेल करता है, तो वो तो फिर इंटरमीडिएट कमोडिटी हुई। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सिंपल कहा जिसे कंज्यूमर परचेज कर ले वो फाइनल कमोडिटी है। कंज्यूमर परचेज कर ले। अब कंज्यूमर ने आगे तो सेल नहीं करना ना, कंज्यूमर इस्तेमाल करने के लिए जो परचेज कर ले। अगर वो टायर कंज्यूमर परचेज कर रहा है तो वो फाइनल कमोडिटी है। अगर उस टायर को प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है कोई तो फिर वो इंटरमीडिएट कमोडिटी है। तो यहाँ पे अब वो क्यों, चूंकि प्रोड्यूसर परचेज करेगा तो उसे किसी चीज में लगाकर फिर जो है वो सेल करेगा, गाड़ी बनाकर गाड़ी की फाइनल गाड़ी को सेल करेगा। तो जब गाड़ी को कंज्यूमर परचेज करेगा तो गाड़ी की फाइनल वैल्यू जो है वो शामिल हो जाएगी उसमें। अगर हम अलग से टायर की शामिल कर ले तो ये डबल काउंटिंग हो जानी थी। तो इसलिए सिर्फ कंज्यूमर जिसे परचेज करता है जिस कमोडिटी को, उनकी जो प्राइसेस है वो फाइनल कमोडिटी कहलाएंगी, वो फाइनल कमोडिटी की प्राइसेस कहलाएंगी। और रिटेल प्राइसेस हमारा जिस पे कंज्यूमर परचेज करता है। क्लियर है बेटा पॉइंट? तो फाइनल कमोडिटी से मुराद है जिससे एक तो वो फाइनल हो जिसे कंज्यूमर परचेज कर ले, ये इसकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। जिसे कंज्यूमर परचेज करे वो फाइनल कमोडिटी कहलाती है। क्लियर है बेटा? यस सर। ये नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, यहाँ पे ये टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें मैं दोबारा से देख लेता हूँ। एक्सक्यूज मी ज़रा आप, मैं कॉल ले लूँ ज़रा प्लीज़। जी हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है, मैं उसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा इसमें टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों शामिल होते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का वर्ड यूज हो रहा है तो सर्विसेज भी ऑब्वियसली वो उनकी वैल्यूज भी शामिल होंगी। और करंटली प्रोड्यूस मतलब करंट ईयर, जो एक साल की प्रोडक्शन है तो इस साल में जो कुछ प्रोड्यूस हुआ वो शामिल होगा, उससे पिछले साल जो प्रोड्यूस हुआ था वो नहीं। सेकंड
concept of national income is gross national product. GNP is the final value of all goods and services produced by country's resources, whether these resources are worked in a country or abroad. GNP is the final value of all goods and services produced by country's resources, whether these resources are worked in a country or abroad. कंट्री के रिसोर्सेज से जो कुछ इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ हो उसे हम जीएनपी कहते हैं. अब एक्सक्यूज मी प्लीज, कॉल ले लूं. जी हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं. GNP is the final value of all goods and services produced by country's resources, whether these resources are worked in a country or abroad. अब देखें कंट्री के अंदर अंदर जो कुछ इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है वो हम उसको हमने जीडीपी कह दिया. अब इसमें ऐड क्या हमने किया है कि whether these resources are worked in a country or abroad, मतलब ये कि अगर हमारे कोई रिसोर्स बाहर कंट्री में काम कर रहे हैं और इनकम अर्न करके भेज रहे हैं तो वो भी इसमें शामिल होगा. अगर उसको भी जीडीपी में ऐड कर दिया जाए तो ये जीएनपी बन जाएगा. जीएनपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन ऑफ अ कंट्री, वेदर इन अ कंट्री और अब्रॉड. इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि दूसरे कंट्री की इनकम हमारी जीडीपी में शामिल है, ऐसा नहीं है. हमारे सिटीजन जो दूसरे कंट्रीज में काम कर रहे हैं वहां पे 5 लाख का काम कर रहे हैं, 5 लाख तनख्वाह है, उसमें से 2 लाख उधर ही रहते हैं, खा पी लेते हैं, खर्चा करते हैं वो 2 लाख, बाकी 3 लाख रुपया उन्होंने भेजा है पाकिस्तान में. तो ये 3 लाख रुपया अगर हमारी जीडीपी में ऐड कर दिया जाए, ये ऐड होगा तो जीएनपी बन जाएगा. और जो 2 लाख उधर खर्चा किया वो उधर की जीडीपी में शामिल है. इसी तरह अगर कुछ लोग हमारे कंट्री से इनकम अर्न करके लेके जा रहे हैं अपने कंट्री में तो वो हमारी जीडीपी में से माइनस होगी, उनकी जीएनपी में ऐड होगी. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मैं इसको कंप्लीट कर लूं फिर मैं हाफिजा सुंबल आपको फिर मौका देता हूं क्वेश्चन करने का. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. जैसे जापान की कंपनी है सुजुकी, उसने कराची में प्लांट लगाया हुआ है, गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहे हैं या असेंबल कर रहे हैं. अब वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी आप लोगों को, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमारी जीडीपी में शामिल है. लेकिन जितना प्रॉफिट वो अर्न करके वापस अपने कंट्री में लेके जा रहे हैं वो हमारी जीडीपी में से माइनस होगा, उस कंट्री जापान की जीएनपी में ऐड होगा. सो आप इस तरह कह सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर नेक्स्ट स्लाइड देखें. जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी. जीडीपी में आ गया डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक रिसोर्स है, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रोड, जो हम पेमेंट कर रहे हैं, फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रोड, जो बाहर से पेमेंट्स आ रही हैं वो उसको ऐड कर दिया है, माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रोड, जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसको माइनस कर दिया है. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम. नेट फॉरेन इनकम मतलब इन दोनों का डिफरेंस, फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रोड, ये कहलाएगा नेट फॉरेन इनकम. प्लस में आए नेगेटिव माइनस में आए जो भी आए इसको हम यहाँ पे कर देंगे. तो जीडीपी में अगर नेट फॉरेन इनकम को ऐड कर दें तो ये जीएनपी बन जाएगा. सो द डिफरेंस इज क्लियर. GDP is the final value of all goods and services produced within the boundaries of a country in a given year. एक साल में कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर जो कुछ इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं. ऑन द अदर हैंड, GNP is the final value of all goods and services produced by country's resources, whether these resources are worked in a country or abroad. तो कंट्री के अंदर जो रिसोर्स काम करे उसको हमने जीडीपी का नाम दिया है. तो जो बाहर से भी अब इसमें आएगा, हमारे रिसोर्स जो बाहर काम कर रहे हैं वो इनकम भी इसमें आएगी. तो ये बन जाएगा आपका
जीएनपी, नेट फॉरेन इनकम को हमने जीडीपी में ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा जीएनपी। बेटा यहां तक क्लियर है? मैं आप लोग इसे देखें जरा, ये इसको जो मैंने अभी दोनों में डिफरेंस बताया है। मैं फिर आपका क्वेश्चन लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट बाद मैं आपका ना इसमें क्वेश्चन लेता हूँ। कोई क्वेश्चन है? दोनों में डिफरेंस क्लियर है किसी को? कोई क्वेश्चन है? जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्लियर है? यस सर। ऑलराइट सर फिर भी शॉर्ट डिफरेंस बता दें। इन शॉर्ट में सिंपल, डोमेस्टिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए बाउंड्री के अंदर अंदर एक कंट्री में जो कुछ इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है उसको, उसकी मालियत को, उसकी फाइनल वैल्यूज को हम जीडीपी बोलते हैं। और अगर इसमें जो हमारे पेरेंट्स रिलेटिव बाहर गए हुए हैं वो जितनी इनकम अर्न करके भेज रहे हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, वो ऐड कर ली जाए, और अगर कोई इधर से लेके जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर तो वो माइनस कर ली जाए, तो फिर वो जीएनपी बन जाएगा। मतलब जीडीपी में नेट फॉरेन इनकम शामिल कर ली जाए। नेट फॉरेन इनकम का मतलब है कि फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर पेमेंट टू अब्रोड, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट फॉरेन इनकम कहलाएगा। उसको अगर जीडीपी में ऐड कर लिया जाए तो ये जीएनपी बन जाएगी। थर्ड कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर हम जीएनपी में से अगर हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस कर दें, अगर हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस कर दें तो ये एनएनपी बन जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब डेप्रिसिएशन अलाउंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन बेसिकली वियर एंड टियर अलाउंस है। किसी भी एसेट की जो वैल्यू डाउन होती है ईयरली उसको हम डेप्रिसिएशन अलाउंस बोलते हैं। किसी भी मशीनरी की जो वैल्यू सालाना डाउन होती है उसको हम डेप्रिसिएशन अलाउंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई मशीनरी परचेज की है 10 लाख की और आपको उसकी 10 साल की वारंटी है या उसकी 10 साल एज है, उसकी 10 लाख की मशीनरी परचेज की है और उसकी जो एस्टिमेटेड एज है वो 10 साल है, तो इसका मतलब है कि उसकी सालाना जो है 1 लाख रुपया हर साल उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। मतलब 10% उसकी हर साल वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो इस 10% को हम डेप्रिसिएशन अलाउंस बोलेंगे। सालाना जो एसेट की वैल्यू में कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन अलाउंस बोलते हैं। आपने मोबाइल फोन परचेज किया है तो उसकी जितनी उसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी, जितनी उसकी साल बाद वैल्यू डाउन हो जाएगी वो उसकी डेप्रिसिएशन कहलाएगी। सो अगर जीएनपी में से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन अलाउंस को माइनस कर दें तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर जीएनपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंस को माइनस कर दें तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। इसी तरह अगर जीडीपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंस को माइनस कर दें तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर जीडीपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंस को माइनस करते हैं तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा, और अगर जीएनपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंस को माइनस करते हैं तो वो नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। तो एनएनपी और एनडीपी में डिफरेंस है। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, अगर यहाँ पे ये एनडीपी होना चाहिए यहाँ पे स्लाइड में। अगर जीएनपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस करते हैं तो वो एनएनपी कहलाएगा, और अगर जीडीपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस करते हैं तो वो एनडीपी कहलाएगा। नेक्स्ट इज नेशनल इनकम। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। अगर नेशनल इनकम अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट में से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दी जाएं और सब्सिडीज ऐड कर दी जाएं तो ये नेशनल इनकम बन जाएगा, जिसकी डेफिनेशन हमने वेरी फर्स्ट पे पढ़ी थी और वेरी फर्स्ट पे उसका फार्मूला भी लिखा था। वो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली हम जो सीक्वेंस में चल रहे हैं उसी सीक्वेंस में कैसे ड्राइव होता है वो बताया गया है।
नेट नेशनल प्रोडक्ट में से अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दी जाए, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? ऐसे टैक्सेस जो लगाए किसी पर जाएं और वो उसका बर्डन आगे किसी और पर शिफ्ट कर दे, मतलब उसे पे कोई और करे, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी, जनरल सेल टैक्स, जीएसटी इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप कोई भी सोप परचेज करते हैं, शैम्पू परचेज करते हैं, कोई भी कमोडिटी परचेज करते हैं, अगर आप उसकी अमाउंट देखें तो लिखा होता है कि 52 + 18 जीएसटी, तो वो जीएसटी उसमें ऐड होता है। तो अगर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। आप मोबाइल पे लोड करवाते हैं, 100 रुपीज़ का लोड करवाते हैं, 80 रुपीज़ आते हैं, वो बाकी जीएसटी कट जाता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दी जाएं और सब्सिडीज को ऐड कर दिया जाए, सब्सिडीज होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को राहत दी जाती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो यूटिलिटी स्टोर की सूरत में आपको राहत देती है, या रमजान बाजार की सूरत में आप लोगों को राहत देती है। 80 रुपीज़ की शुगर परचेज करके आपको 70 रुपीज़ की शुगर प्रोवाइड करती है। ये 10 रुपए ये सब्सिडी कहलाते हैं। तो जो सब्सिडीज दी जाती है उनको ऐड कर दिया जाए, इस तरीके से हम नेशनल इनकम हासिल कर सकते हैं। अनदर कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज पर्सनल इनकम। पहले मैं पर्सनल इनकम को डिफाइन करूंगा, फिर मैं इसके फार्मूला की तरफ आऊंगा। पर्सनल इनकम बेसिकली ये लोगों की वो इनकम है, कोलेक्टिवली है, किसी एक की नहीं है। कोलेक्टिवली वो इनकम है जो लोग रिसीव करते हैं। ऐसी अमाउंट जो अर्न की होती है लेकिन रिसीव नहीं करते, वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें वो अमाउंट है जो हम रिसीव करते हैं। ऐसी अमाउंट जो रिसीव नहीं करते वो शामिल नहीं है। मतलब